So hello dear students, welcome back to the online platform of I Am Education. Till now, we have studied about the solubility as well as saturated solution. So today we are going to start a new topic. But before proceeding to the new topic, let us have a quick review of what we have discussed in our last class. So, in the last class, we have discussed about the saturated solution. We had a very detailed discussion of the saturated solution. So, what is happening in the saturated solution, beta? In the saturated solution, an equilibrium is established between the dissolved solute particles and the undissolved solute particles. Means an equilibrium establishing between copper sulfate solid and copper sulfate aqueous. Means the solid particles of the copper sulfate is dissolving in the solution, and the process of this dissolution is happening here. And on the reverse direction, what is happening? From the aqueous copper sulfate solution, what is happening? The solute particles are accumulating on the copper sulfate solid. Means the process of crystallization is happening here. So through this diagram, or we can simply say through this reaction, we can understand what is happening here. Okay. So बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर the process of, if you see the forward direction, so forward direction में क्या हो रहा है बेटा? The process of dissolution is happening. The process of dissolution is happening means solvent is dissolving in the solution. But if we talk about the backward direction or reverse direction, the process of crystallization is happening. Means from the solution, solute and solvent are separating out. वो क्या हो रहे हैं बेटा? Separate हो रहे हैं और crystals के form में जो है वो shape ले रहे हैं. So this is all we have discussed in our last class. So इसे अगर दूसरी फॉर्म में भी अगर बेटा हम रिप्रेजेंट करना चाहें, दूसरी फॉर्म में अगर कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? That number of solute particles going into the solution will be equal to the number of solute particles separating out through the process of crystallization. इसे हम इस टर्म्स में भी, इन डेफिनेशन की टर्म्स में भी जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी. हमने फिर से एक बार फिर से चीज को जो है वो रिपीट कर लिया है, रिवाइज कर लिया है, क्योंकि जितनी बार हम रिवाइज करेंगे उतने ही हमारे कंसेप्ट्स में जो है वो बेटा क्लैरिटी आएगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. नाउ आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट. मींस व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स ऑन व्हिच द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट इज डिपेंडिंग. इस क्लास में हम आज ये पढ़ने वाले हैं. सो इसको समझने के लिए अगर हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना चाहे तो कहाँ से ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल किसी एक बच्चे की बात करते हैं और उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस की जो है वो हम बात करेंगे. किसी बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस को जब हम एनालाइज करना चाहेंगे तो वेरियस पैरामीटर्स रहेंगे उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए. मींस एक फैक्टर ये रह सकता है कि उसका आईक्यू लेवल कितना है, ठीक है. सेकंड ये फैक्टर रहेगा कि वो किस स्कूल में पढ़ रहा है. थर्ड फैक्टर यहाँ पर बेटा ये भी रह सकता है कि उसके मेंटर्स कैसे हैं, उसका फैमिली का माहौल कैसा है. सो इस तरीके से, या उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, या साथ में हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि उसका मीन सोसाइटी जो है वो कैसी रहे. और लास्ट अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बेटा यहाँ पर ये रहेगा कि वो सेल्फ स्टडी कितनी करता है, खुद कितनी जो है वो डेडिकेशन दिखाएगा. सो अगर किसी बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने की बात की जाए तो ये डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसपे उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है बेटा वो डिपेंड करेगी. सिमिलरली इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट, सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी को अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो वो भी क्या है, वेरियस फैक्टर्स पे जो है वो डिपेंड करती है. एंड व्हाट आर दोस फैक्टर्स, वो यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं. यहाँ पर हमने 3 फैक्टर्स लिस्ट किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं. इसके अलावा भी बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं, बट फॉर टाइम बीइंग, मींस सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दीज 3 फैक्टर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट. तो फर्स्ट फैक्टर की बात की जाए तो फर्स्ट फैक्टर इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा होगा उस पर जो है बेटा डिपेंड करेगा. सेकंड इज द टेम्परेचर. टेम्परेचर पे चीजें डिपेंड करेगी. अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब उस पर सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट क्या पड़ेगा, और जब टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे तब उस पर सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी हम डिस्कस करेंगे. सिमिलर इज द केस ऑफ प्रेशर. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर कैसे सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करता है, हम यहाँ पर इसको आज इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं.
सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फैक्टर के साथ। बेटा अगर फर्स्ट फैक्टर की बात की जाए तो फर्स्ट फैक्टर इज द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। तो सोल्यूट सॉल्वेंट के बारे में आपको तो चीजें इजीली पता ही है, क्लियर है। बट इफ यू टॉक अबाउट द नेचर, तो नेचर के बारे में सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए चीजों को मैं आपको बार बार जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और मैं हर बार चीजों को कहता हूँ कि चीजों को पढ़ना सीखिए, मीन्स चीजों को अंडरस्टैंड करना सीखिए। मीन्स अगर कोई सेंटेंस दिया है, कोई वर्ड दिया है, तो उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए, उसका जो बेसिक मीनिंग है वो समझने की कोशिश करें। अगर आप चीजों का बेसिक मीनिंग जो है वो समझ गए, तो चीजें अंडरस्टैंड करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो सकती है। यहाँ पर देखिए अगर इस लाइन की बात करें, सेंटेंस की बात करें या इस हेडिंग की बात करें, तो सोल्यूट हमें पता है व्हाट इज सोल्यूट, सोल्वेंट भी हमें पता है व्हाट इज सोल्वेंट। बट इफ यू टॉक अबाउट द नेचर, तो नेचर के बारे में सबसे पहले हमने जानना है कि यहाँ पर नेचर का मतलब क्या है। इफ यू टॉक अबाउट द नेचर हियर, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर हियर बेटा? नेचर अगर यहाँ पर बात की जाए तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीन्स नेचर का मीनिंग बदलता है, तो एज सच कोई यहाँ पर फिक्स नहीं है। अगर ह्यूमन नेचर की भी बात की जाए तो ह्यूमन नेचर भी वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कोई आपको कह सकता है कि आपका व्यवहार कैसा है, दैट इज योर नेचर। कोई डिफरेंट पैरामीटर्स पे इसको कंसिडर कर सकता है, ठीक है। अगर सिमिलरली अगर सोलिबिलिटी वाले कंसेप्ट में बात की जाए, वहां पर अगर हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट का अगर नेचर देखना है, तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यहाँ पर ये है, नेचर मीन्स पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर एंड नॉन पोलर मीन्स हमारा सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर का मतलब क्या है? दैट इज सोल्यूट अगर पोलर है, सॉल्वेंट पोलर है या नॉन पोलर है। मीन्स सोल्यूट और सॉल्वेंट हमारे पोलर है क्या नॉन पोलर है, यहाँ पर यही जो चीज है यहाँ पर नेचर जो है वो डिफाइन करती है, ठीक है। आई थिंक आपको चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, मतलब पढ़ा ही है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने जिसके बारे में ना सुना हो। दैट इज लाइक डिजोल्व्स लाइक। क्या है बेटा वो? लाइक डिजोल्व्स लाइक। आई थिंक 9th क्लास में आपने इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इवन 11th क्लास में भी आपने चीजों को बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ा होगा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने टीचर्स को सुना होगा इस चीज के बारे में कुछ कहते हुए या कुछ एक्सप्लेन करते हुए। तो लाइक डिजोल्व्स लाइक, व्हाट डू यू मीन बाय लाइक डिजोल्व लाइक? तो इसको टॉपिक को अंडरस्टैंड करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने जो है आसपास के एग्जांपल्स को लेने की जो है वो कोशिश करेंगे, ठीक है। आप बात कर सकते हो अपने अपने बारे में ही बात कर सकती हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात कर सकते हो। स्कूल में हम देखते हैं कोई दो बेस्ट फ्रेंड है, या अगर देखिए आप 11th 12th क्लास में हो रहे हो, तो क्या रहता है कि नई क्लासेस में जा रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, तो क्या रहता है बेटा, यहाँ पर ऐसा सिचुएशन देखने को मिलती है कि नए नए बच्चे देखने को मिलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम हर किसी के साथ जो है वो दोस्ती कर लेते हैं, हर कोई हमारा जो है बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। बेस्ट फ्रेंड हमारा या कोई बहुत अच्छा फ्रेंड हमारा कैसे बनता है, जब हम क्या कहते हैं, हमारी दोनों की वाइब जो है वो काइंड ऑफ मैच हो रही है, हमारी वाइब मैच हो रही है, या वी कैन से कि हमारी जो ट्यून है वो जो है वो साथ में बैठ रही है, हमारी ट्यूनिंग जो है वो साथ में बैठ रही है, तभी जो है हम आपस में गुड फ्रेंड्स या बेस्ट फ्रेंड्स जो है। तो दैट इज ऑल्सो सिंपल, वेरी मच सिंपल। कोई भी दोस्त होगा तो उसके जब उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स आपस में मिलेंगे, कुछ ना कुछ चीजें जो है वो सेम रहेंगी दोनों के बीच में, तभी जाकर आपस में जो है वो दोनों की दोस्ती होगी, तभी वो सेम टेबल पर आएंगे, ठीक है। ये थी किसकी बात बेटा? दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन नेचर, ह्यूमन के बारे में बात थी। सिमिलरली अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें, तो सॉल्यूशंस में भी कुछ इस तरीके का ही कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है, विच इज नोन एज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जिस तरीके से हम दूसरे इंसान में अपने तरह के कुछ कैरेक्टर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो अगर कैरेक्टर्स उस पर मिल जाए, कुछ पर्सनालिटीज के कुछ ऐसे फीचर्स हमें अपनी तरफ दिख जाए, अपनी तरह सामने वाले में दिख जाए, तो हम उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, मीन्स लाइक लाइक। सिमिलरली अगर यहाँ पर सोल्यूशंस की बात की जाए, सोल्यूशन में भी सेम केस है। अगर हमारा सोल्यूशन में जो है क्या चीजें रहती है बेटा, सोल्यूट और सोलवेंट प्रेजेंट है, हमारे सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, सोल्यूट और सोलवेंट।
अगर सोल्यूट और सोलवेंट्स दोनों लाइक होंगे, सेम नेचर के होंगे, तभी आपस में क्या होंगे, वो मिसिबल होंगे, एक दूसरे में जो है वो डिसॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। मींस अगर हमारा सोल्यूट और सोलवेंट दोनों पोलर है तो वो क्या करेंगे, डिसॉल्व होंगे। अगर वो दोनों नॉन पोलर है तब भी वो डिसॉल्व कर जाएंगे। अगर एक पोलर नेचर का है, दूसरा नॉन पोलर नेचर का है, मींस डिसलाइक, एक जैसे नहीं है, तो क्या होगा बेटा, वहां पर सॉल्यूशन की सोल्यूट की डिसोल्यूशन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, सॉल्यूशन की जो हमारी डिसोल्यूशन नहीं होगी। तो इसे समझने के लिए फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। हमने क्या लिया बेटा, एक बीकर ले लिया, उस बीकर में हमने क्या कर लिया, देखो वाटर जो है यहाँ पर फिल कर लिया, वाटर हमने यहाँ पर बेटा फिल कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी विल ऐड सम काइंड ऑफ ऑयल। इस एक्सपेरिमेंट को आपने आई थिंक घर में ही किया होगा बचपन में, या आप आज तक भी किसी ना किसी वे से इस प्रैक्टिकल से आप रिलेट कर सकते होंगे। इसमें फॉर एग्जांपल हमने जो किचन में प्रेजेंट है ऑयल, ऑयल जो है हमने इसमें पोर कर दिया। ठीक है, वाटर के बीकर में हमने ऑयल पोर कर दिया। अब क्या होगा, क्या ऑयल वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा? तो आई थिंक आपको इसका आंसर क्रिस्टल क्लियर पता है, दैट इज ऑयल जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। इंस्टेड यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ऑयल जो है बेटा यहाँ पर इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ऑयल जो है लो डेंसिटी होने की वजह से क्या करेगा, इट विल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे जो है वो फ्लोट करना जो है वो बेटा क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और डिसोल्यूशन की तो आप बात ही भूल जाइए, मींस दोनों सेपरेट सेपरेट होकर रहेंगे। दिस इज अबाउट, तो ऐसा क्यों है? ठीक है, जैसे मैं कि हमेशा कहते रहता हूं कि जो भी चीजें हम आपस में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके पीछे क्या है, कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन छिपा हुआ है, और उसके लिए साइंस में कुछ ना कुछ टर्म्स जो है वो दी गई हैं उसको डिफाइन करने के लिए। अगर हम वाटर की बेटा बात करेंगे, तो अगर वाटर देखा जाए तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसा रहता है बेटा, HOH इस तरीके से। और हमें पता है ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या करेगा, इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। एज अ रिजल्ट ऑफ इस पे क्या आ जाएगा बेटा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है वो डेवलप हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा बेटा, ऑन हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विल स्टार्ट डेवलपिंग। तो यहां से क्या पता चलता है, वाटर इज अवर वाटर इज पोलर इन नेचर। वाटर जो है बेटा हमारा क्या है, पोलर इन नेचर है। सिमिलरली अगर हम बात करें, ऑयल की बात करें, तो व्हाट इज ऑयल? अगर ऑयल की बात करेंगे तो कुछ अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लेकर आना चाहें, तो हमने 11th क्लास में सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा होगा। तो वहां पर हमने हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का जो है वो जिक्र जो है वो सुना होगा। तो वहीं से अगर हम समझना चाहें तो ऑयल की बात की जाए तो ऑयल इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ऑयल जो है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। और हाइड्रोकार्बन यूजुअली क्या रहते हैं बेटा, दे आर नॉन पोलर इन नेचर। ये क्या है, नॉन पोलर इन नेचर। हाई लॉन्ग चेन्स फैटी एसिड्स काइंड ऑफ हाई लॉन्ग चेन्स रहती है इनकी, जिसकी वजह से दीज आर प्रेजेंट, दीज आर नॉन पोलर इन नेचर। सो ये क्या है, नॉन पोलर। अब देखिए हमारा सोलवेंट क्या है, इट इज पोलर इन नेचर। एंड इफ यू टॉक अबाउट अवर सोल्यूट, इट इज नॉन पोलर इन नेचर, मींस दीज आर नॉट लाइक। प्रिंसिपल क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक, बट दीज आर अलाइक, सॉरी दीज आर अनलाइक, मींस एक जैसे नहीं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर डिसोल्यूशन का प्रोसेस हमें देखने को बेटा नहीं मिलेगा, ये आपस में जो है वो डिसॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो चीजों को और ज्यादा सिंपल, तो क्या होगा, पोलर या आयनिक। तो आयनिक की बात की जाए, आयनिक कंपाउंड्स की बात की जाए, तो वो भी क्या रहते हैं बेटा, आयनिक कंपाउंड्स आर आल्सो व्हाट, पोलर इन नेचर। तो पोलर या आयनिक सोल्यूट किसमें डिसॉल्व करेगा बेटा, इट विल डिसॉल्व इन सेम सिमिलर काइंड ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज पोलर या आयनिक सॉल्वेंट। ठीक है, सिमिलर कंडीशन जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, पोलर या आयनिक सोल्यूट विल डिसॉल्व इन पोलर और आयनिक सोल्यूट मींस लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स जो है वो समझने की कोशिश कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम समझना चाहें तो क्या हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, फिर टॉक अबाउट NaCl। NaCl को बेटा हम क्या करेंगे, वाटर में अगर डिसोल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, NaCl जो है वाटर में डिसोल्व हो जाएगा। तो NaCl dissolves in water। तो NaCl वाटर में डिसोल्व हो जाएगा, तो इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, रीजन इज, इफ यू टॉक अबाउट द NaCl, तो NaCl का नेचर क्या है, NaCl इज बेटा आयोनिक इन नेचर। NaCl is ionic in nature, and if we talk about the water, so water is polar in nature। water हमारा polar nature है। तो आयनिक और पोलर नेचर होने की वजह से क्या हो जाएगा, दीज आर लाइक, एक जैसे हैं, और एक जैसे होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिसोल्यूशन का प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। इसका पूरा बेसिक प्रोसेस है वो हम समझेंगे, कुछ देर में समझने की कोशिश करेंगे, बट फॉर टाइम बिंग आप इतना ही चीजों को कंसिडर कीजिए। नेक्स्ट इज, एक और एग्जांपल अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। स्पोर्ट्स डे के टाइम आप क्या करते हो, ग्लूकोज का डब्बा जो आपने साथ में रखते ही होंगे। तो क्या करते हैं, ग्लूकोज को हम किसमें डिसोल्व करते हैं, वी डिसोल्व ग्लूकोज इन वाटर। तो ग्लूकोज जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, वाटर में जो है वो डिसोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर रीजन क्या है, ग्लूकोज का वाटर में डिसोल्व होने का रीजन, तो यहाँ पर भी पोलर रीजन होने का, पोलर रीजन ही है, और साथ में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, अब जब हमारा बायोमोलिक्यूल चैप्टर आएगा, तो वहां पर आप देखोगे कि ग्लूकोज में जो रहता है बेटा, OH के जो है बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं, OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो OH ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, H2O के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फॉर्मेशन होगी। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इन दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा, जब बॉन्डिंग हो जाएगी, अट्रैक्शन हो जाएगी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन विल हैपन। सिमिलरली एक और एग्जांपल अगर हम यहाँ कंसिडर करने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या होगा, वो तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जांपल है, उसके साथ आप बहुत ज्यादा परिचित होंगे, दैट इज इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल भी जो है वो क्या करता है, वो भी जो है हमारा वाटर में डिसोल्व हो जाता है। तो जिस अमाउंट ऑफ इथेनॉल की कंसंट्रेशन जो वाटर में है वो वेरी करती है अकॉर्डिंगली, उस सोल्यूशन जो सोल्यूशन रिजल्टेंट सोल्यूशन बनता है, उसका नाम भी जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज होता है। तो आई थिंक ये चीजें आपको पता है, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इथेनॉल की बात की जाए तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल, तो अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, तो CH3 CH2OH, OH ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। और यहाँ पर क्या होगा, अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर का स्ट्रक्चर देखिए बेटा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, व्हाट विल हैपन हियर, H और O के बीच में क्या हो जाएगी, H और OH के बीच में क्या हो जाएगी बेटा, देखो विच काइंड ऑफ बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएंगी, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन विल इजीली हैपन, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन विल इजीली हैपन। तो हमने ये डिफरेंट डिफरेंट 3 एग्जांपल्स जो यहाँ पर कंसिडर कर लिए टू अंडरस्टैंड दैट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर डिसॉल्व्स पोलर, या आयनिक डिसॉल्व्स आयोनिक, ठीक है। तो नेक्स्ट करेंगे हम, नेक्स्ट हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि NaCl जो है वाटर में कैसे डिसॉल्व होता है, इस चीज को हम थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, फुल प्रोसेस जो है वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट NaCl, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका जो हम स्ट्रक्चर जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ये NaCl का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। अगर आप कुछ साल पहले अगर 12th में होते तब आपका फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस की जगह क्या होना था बेटा, सॉलिड्स होना था, लेकिन सॉलिड चैप्टर जो है वो सिलेबस से डिलीट हो गया है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये चीजें आपको थोड़ा अब पता नहीं होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, NaCl का ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहता है जिसे हम सॉलिड स्टेट में, सॉलिड केमिस्ट्री में जो है पढ़ते हैं। तो दिस इज समथिंग लाइक ऑफ NaCl का स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए
तो ये जो छोटे मॉलिक्यूल्स है दीज आर द एटम्स ऑफ व्हाट, Na पॉजिटिव, और ये बड़े जो एटम्स है दीज आर द एटम्स ऑफ व्हाट, क्लोराइड, क्लोराइड आयंस है। और आपस में देखिए इनके बीच में कौन सी फोर्सेस है, दीज आर आयोनिक फोर्सेस। तो आयोनिक फोर्सेस से जो है ये जुड़े हुए हैं। इस तरीके से एक Na पॉजिटिव यहाँ, एक एक Cl नेगेटिव यहाँ पर, Cl नेगेटिव यहाँ पर, Na पॉजिटिव यहाँ पर, इस तरीके से जो है वो सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं। और इसी तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो हमारा हर डायरेक्शन में, फोर डायरेक्शन में जो प्रोपोगेट करता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे क्या कहते हैं, सॉलिड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इनके बाद की बात की जाए तो इनके बीच में क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है, अगर NaCl की बात करेंगे, ठीक है, NaCl की बात करेंगे तो Na पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, Cl पे क्या है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा बेटा, इनमें जो होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी, वेरी मच स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी, बिकॉज दीज आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज। ये बात हमें सिंपल है और हमें इस चीज का अंदाजा सिंपली है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसे क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं। जब इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो देखिए बेटा क्या प्रोसेस होगा, दिस इज वाटर। अब हमने क्या किया, इस NaCl को क्या किया, वाटर में जो हमने डिसॉल्व कर दिया। तो वाटर में जाके ऐसा क्या होगा कि जो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ऊपर ऊपर से चीजें हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बेसिक, जो डिटेल, जो कोर है, उस चीज को हम जरा समझने में चूक कर देते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में हम चीजें ये पढ़ाई भी नहीं जाती, इसलिए हमारे कंसेप्ट जो है वो बेटा वीक रह जाते हैं। तो अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो दिस टॉपिक इज फ्रॉम द आयोनिक बॉन्डिंग ऑफ 11th चैप्टर, सो 11th क्लास। लेकिन ठीक है, फिर अब यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आपकी फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी, आई एम रिपीटिंग दिस टॉपिक अगेन इन दिस क्लास। ठीक है, अब क्या होगा, NaCl जब इसमें वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा तो ऐसा क्या हो जाएगा वाटर में कि जो NaCl के जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसे हम इसमें जो है वो अंडरस्टैंड करने की बेटा कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, इनके बीच में हमने जस्ट डिस्कस किया स्ट्रॉन्ग क्या कौन से अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब हम बेटा इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, अगर वाटर की बात की जाए तो दिस इज व्हाट, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आपने फिजिक्स में आई थिंक चीजें आप पढ़ ली होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की जाए तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 80, water का dielectric constant is 80 and which is very much high, means water is having a very high dielectric constant। and high dielectric constant होने का क्या मतलब है, the meaning of high dielectric constant is the ability of the medium, the ability of the medium to reduce electrostatic, to reduce the electrostatic forces between the charges। ठीक है, दिस इज सो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम होने का क्या मतलब है, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन द चार्जेस। मींस हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा तो वो क्या करेगा, वो जो चार्जेस के बीच में, जो डिफरेंट चार्जेस है उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसे क्या करना चाहेगा, ब्रेक करना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी बात डिस्कस की थी कि दो बेस्ट फ्रेंड है और दूसरा चाहता है कि उसके बीच में वो बेस्ट फ्रेंड जो है बनने की कोशिश करे, एक एक का बेस्ट फ्रेंड मीन उनकी दोस्ती तोड़ने की जो है वो कोशिश करना चाहता है। तो पहले जो है इनके बीच में, दो दोस्तों के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग इस तरीके से जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, मीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब क्या करना चाहेगा, वो थर्ड पर्सन जो है वो इनके बीच में आने की कोशिश करेगा। जो वो इनके बीच में आने की कोशिश करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, उनके बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो उनका जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, पहले बॉन्ड है, इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो आपस में रह रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से एनर्जी लगाएगा, कुछ इस तरीके से अपने जो है वो
काम करेगा तो क्या करेगा, दोनों के बीच में जो बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देगा, तो दोनों जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। सिमिलरली वो थर्ड पर्सन की अगर बात की जाए तो थर्ड पर्सन वो यहाँ पर क्या है, दैट थर्ड पर्सन इज वाटर। वो थर्ड पर्सन हमारा क्या है यहाँ पर, वाटर है। Na पॉजिटिव वन फ्रेंड, Cl नेगेटिव दूसरा फ्रेंड, और जो थर्ड पर्सन जो दोनों के साथ दोस्ती करना चाहता है, इनकी दोस्ती को ब्रेक करके, दैट इज नोन एज वाटर। वो यहाँ पर क्या है, वाटर है। तो इसके पास क्या है, एबिलिटी है इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होने की, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनके बीच का जो इंटरमोलिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस हो जाएगी। और ये आप क्या करेंगे, वाटर में जब इन्हें हम ले लेंगे तो वाटर के मीडियम में जब ये जाएगा तो क्या करेंगे, ये एज अ सेपरेट मॉलिक्यूल जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, एज ए सेपरेट मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर इनके बीच का जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो लूज हो जाएगी, और क्या करेंगे आप बेटा, ये एज ए सेपरेट मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। आई होप आपको चीजें जो है यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। अब उस दोस्त ने क्या किया, सबसे पहले आपस में दोनों की दोस्ती को ब्रेक किया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, वो क्या करेगा, इंडिविजुअल के पास जा जाके जो है वो दोस्ती करने की कोशिश करेगा। पहले दोस्ती ब्रेक करेगा, फिर जब वो अलग हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेगा, वो दोनों का भरोसा, इंडिविजुअल का भरोसा जो है वो जीतने की कोशिश करेगा, मीन्स इंडिविजुअल के साथ जो है दोस्ती करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली वो थर्ड पर्सन जो यहाँ पर वाटर है वो क्या करेगा, सेम सिनेरियो जो है यहाँ पर अप्लाई करेगा। ठीक है, सेम जो है कंडीशन यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव अलग हो गया है। Cl नेगेटिव की बात की जाए तो Cl नेगेटिव भी बेटा जो यहाँ पर जो है वो अलग हो गया है। ठीक है, Cl नेगेटिव भी जो है यहाँ पर अलग हो गया। अब क्या करेगा, जैसे कि हमने कहा कि वाटर जो है वो दोनों के साथ जो है बॉन्ड करने की कोशिश करेगा। दोनों दोस्त जब अलग हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, थोड़े दुखी होंगे, थोड़े परेशान होंगे, थोड़े छटपटा उठेंगे, मन बेचैन सा होगा उनका। सिमिलरली Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का भी यही केस है। हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है दीज आर वेरी मच अनस्टेबल। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं बेटा, दीज आर अनस्टेबल चार्जेस, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर, जिसकी वजह से चाहेंगे किसी के साथ बॉन्डिंग करना चाहेंगे ताकि जो है इनमें स्टेबिलिटी जो आ सके। सो दीज आर वेरी मच हाईली अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने की वजह से दीज आर वेरी मच रिएक्टिव। तो इनके पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव के पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, अब वो थर्ड पर्सन दैट इज वाटर जो है यहाँ पर आएगा और अपना जो है यहाँ पर इसको सहारा देने की कोशिश करेगा। तो हमें पता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, और अब जस्ट हमने रिसेंटली डिस्कस किया था कि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और H पे क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। Na पॉजिटिव पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, वाटर का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है जो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है, वो इस चार्ज को बैलेंस करने की कोशिश करेगा और इस आयन को जो है वो स्टेबल करने की जो कोशिश करेगा। इस तरीके से वाटर क्या करेगा, चारों ओर जो है वो Na पॉजिटिव के घेरा बनाने की जो है वो कोशिश करेगा, और कोशिश क्या करेगा, कर ही लेगा। तो कुछ इस तरीके से जो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से चीजों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ Na पॉजिटिव स्टेबलाइज्ड बाय द पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ द ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली क्लोराइड आयन है, ये भी चार्ज स्पीशीज है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बिछड़ने के बाद जो है वो Na पॉजिटिव से अनस्टेबल हो जाएगा, छटपटा उठेगा। इसे भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। इसके पास जो एक्स्ट्रा चार्ज आया है तो उसको भी क्या करेगा, स्टेबल करने की जो है वो कोशिश करेगा। तो क्या करेगा, वाटर जो है यहाँ पर रोल प्ले करेगा, वाटर अपना क्या करेगा, साथ देगा इसको आके यहाँ पर। जब वाटर यहाँ पर साथ देगा तो वाटर के कौन से एटम जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो आपने सही समझा, जो हाइड्रोजन एटम है जिन पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका है, तो वो क्या करेंगे, आकर इसकी जो है वो घेराबंदी जो है वो कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो आई थिंक आपने 10th क्लास में या 11th क्लास में सम काइंड ऑफ माइसिल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा होगा। अगर आपने सोप एक्शन के बारे में वहां पर चीजें पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा काइंड ऑफ समथिंग काइंड ऑफ माइसिल फॉर्मेशन जो यहाँ पर हो रही है। देखा, तो हमने चीजों को यहाँ पर समझने की कोशिश की और हमने क्या अंडरस्टैंड किया
कि जो पॉजिटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का जो हाई है उसकी वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है वो NaCl के बीच में रिड्यूस हो गई और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या हो गए, सेपरेट आयंस की फॉर्म में जो है वो सेपरेट हो गए। और क्योंकि वो सेपरेट आयन हो गए, अब क्या होगा, इनका चार्ज जो है वो अनस्टेबल हो गए। तो उसको स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए वाटर ने क्या किया, अपने मॉलिक्यूल्स उसको दिए और यहाँ पर क्या कर दिया, उसको स्पेसिफिक मींस रिस्पेक्टिव चार्ज पे को जो है वो स्टेबलाइज करने की कोशिश की। Na पॉजिटिव को किससे स्टेबलाइज किया, O नेगेटिव से और पार्शियल नेगेटिव से, और Cl नेगेटिव को किससे स्टेबलाइज करने की कोशिश की, H पार्शियल पॉजिटिव से। एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या हो गया बेटा, यहाँ पर बॉन्डिंग काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो गई है। यहाँ पर बॉन्ड्स की जो है वो फॉर्मेशन हो गई है। मींस आप देख सकते हो यहाँ पर सोल्यूट सोलवेंट, दिस इज सोल्यूट, दिस इज सोलवेंट। सोल्यूट सोलवेंट जो है इंट्रैक्शंस यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शंस, सोल्यूट सोलवेंट इंट्रैक्शंस जो हमें यहाँ पर बेटा देखने को मिल रही है। और जब भी इंट्रैक्शंस हो, अट्रैक्शंस हो, तो क्या होगा वहां पर बेटा, एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी रिलीज होगी बेटा, यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी, रिलीज ऑफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिलीज ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस। दिस प्रोसेस इज नोन एज प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस। This process is known as the process of hydrolysis that you have to specifically what? Specifically remember. ये एक बात थी, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, देखिए जो हमारा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है वाटर में डिसोल्व हो गया है, तो अब क्या हो जाएगा, ये Na पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। कई बार आप इक्वेशंस लिखते हो ना, जैसे जिंक सल्फेट और सॉरी जिंक और कॉपर सल्फेट की जो इक्वेशंस लिखते हो, तो कॉपर को क्या कंसिडर करते हो, कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस। तो व्हाट इज एक्वस, एक्वस में दिस कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, Cl नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन जो है यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है कि जो H2O के मॉलिक्यूल्स है वो अपोजिटली चार्ज को क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टिव कवर की जो है फॉर्मेशन कर देंगे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन प्रोसेस जो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो डिसोल्यूशन प्रोसेस जो हमें देखने को मिलेगा। सो दिस वाज सिंपल अबाउट द, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। तो यहाँ पर कौन सी इंट्रैक्शन देखने को मिलेगी हमें, आयनिक एंड पोलर, ठीक है। ये आयनिक और पोलर इंट्रैक्शन जो बेटा यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहीं से हम जो चीजों को जस्टिफाई कर सकते हैं, दैट इज लाइक डिसॉल्व लाइक, आयनिक डिसॉल्व आयनिक, या आयनिक डिसॉल्व पोलर, इस तरीके की चीजें जो हम कंसिडर कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइक डिसॉल्व लाइक कंसेप्ट, ठीक है। पोलर और पोलर, पोलर सोल्यूट या आयनिक सोल्यूट और पोलर या आयनिक सॉल्वेंट का जो केस हमने देख लिया, उसमें से हमने जो फर्स्ट केस जो है वो डिस्कस कर लिया, अच्छे से चीजों को जो हमने समझ लिया यहाँ पर। और ग्लूकोज की बात की जाए तो ये भी हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए समझ लिया, और इथेनॉल की बात की जाए तो हमने उसी टाइम जो चीजों को समझ लिया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पोलर। साथ में क्या हो सकता है, कुछ केसेस आ सकते, जैसे हमने पोलर के बारे में डिस्कस किया, सिमिलरली नॉन पोलर के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉन पोलर सोल्यूट किस में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर सोल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सोलवेंट। सिंपल इजी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझना चाहे चीजें तो क्या हो जाएगी, नेप्थलीन, नेप्थलीन डिसॉल्व्स इन, किसमें नेप्थलीन किसमें डिसॉल्व होगा बताओ, सिमिलरली ऑर्गेनिक सोलवेंट दैट इज बेंजीन, ठीक है, बेंजीन। अगर हम नेप्थलीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से नेप्थलीन का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। आपने 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चीज को पढ़ा है। तो देखिए दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन। तो यहाँ पर आपको कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिख रहा है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है यहाँ पर। सो दिस इज नॉन पोलर। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द बेंजीन, तो बेंजीन भी क्या रहेगी बेटा, हमारी नॉन पोलर रिंग जो है वो रहेगी।
इस तरीके से नेपथलीन और बेंजीन हमारी नॉन पोलर रिंग है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या हो जाएगा, ये दोनों सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स आपस में जो क्या करेंगे बेटा, डिसोल्यूशन प्रोसेस को जो है वो फेवर करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट हम आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या प्रिंसिपल हमने पढ़ा, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, सो नेक्स्ट वन वाज इज टेम्परेचर। तो हमारी सोल्यूबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करती है, हम इसमें चीज को समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट सोल्यूबिलिटी पर समझने से पहले हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, या सिंपली वी कैन से एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई भी डिसोल्यूशन का प्रोसेस हम जो है वो करेंगे, मींस हमने वाटर में कुछ NaCl डिसोल्व कर लिया फॉर एग्जांपल, तो अब ये प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, ये प्रोसेस कैसे प्रोसीड करेगा, इसको आइए थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा वो बाद की बात है, उसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, फॉर एग्जांपल NaCl, KCl एक्सेट्रा, इस तरीके से अगर हम इन सॉलिड्स की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, जो इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में रहते हैं, लैटिस की फॉर्म में रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, जब इनको हम डिसोल्व करते हैं, वाटर में डिसोल्व करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में जो हम डिसोल्व करते हैं, तो ये क्या करते हैं बेटा, दे रिलीज एनर्जी, दे रिलीज एनर्जी। ठीक है, सॉरी सॉरी, दे एब्जॉर्ब एनर्जी। ये क्या करेंगे, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्ब एनर्जी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फॉर एग्जांपल NaCl, KCl एक्सेट्रा, दे dissolve with absorption of energy, absorption of energy। ये क्या करेंगे, एनर्जी के साथ एनर्जी अब्सॉर्ब करके जो है वो डिसोल्व होंगे। तो एनर्जी क्यों चाहिए ने, क्यों एनर्जी चाहिए, तो इसके लिए हमें चीजों को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ NaCl जो हमने जस्ट अभी पढ़ा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो है वो आयनिक बॉन्डिंग है, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो क्या चाहिए हमें, इनके बीच की जो बॉन्डिंग है, इन्हें हमें क्या करना है बेटा, ब्रेक करना है, इन्हें जो है वो ब्रेक करना है। ठीक है, इस तरीके से, ताकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है बेटा अलग अलग हो सके। ठीक है, इस तरीके से हमें सभी बॉन्ड्स को जो है वो ब्रेक करना है। तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, वाटर क्या करेगा, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से क्या करेगा, इनके बॉन्ड्स को जो है वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से वाटर क्या करेगा, इनके बीच का जो बॉन्डिंग है उनको ब्रेक करने की जो है वो कोशिश करेगा। तो यहां पर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो अब यहां पर क्या होगा, तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से वो बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, और उसके लिए एनर्जी जो है वो चाहिए होगी। तो वो एनर्जी क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा NaCl के क्रिस्टल। जो NaCl के क्रिस्टल्स है, दे विल अब्सॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द वाटर टू ब्रेक द बॉन्ड्स। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर क्या हो गया, हमें हाइड्रेशन एनर्जी, यहाँ पर जो होगी एनर्जी जो हमारी अब्सॉर्ब होगी। तो एज अ रिजल्ट ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो जो हीट एनर्जी है वो क्या रिक्वायर होगी, heat energy will be utilized to break the bonds। जो हीट एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी, इट विल बी यूटिलाइज टू ब्रेक द बॉन्ड्स फ्रॉम द सॉल्वेंट। तो क्या करेगा, वाटर में जो एनर्जी प्रेजेंट है
ये क्या करेगा, उस एनर्जी को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इनके बीच के बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएंगे बेटा, ब्रेक हो जाएंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट। सो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस शो करेंगे, ये वाया एंडोथर्मिक प्रोसेस से जो है वो प्रोसीड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब जो है वो टेम्परेचर का रोल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पर जब इस प्रोसेस में जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब डिसोल्यूशन प्रोसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसे हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अब हम यहाँ क्या करते हैं बेटा, अगर हम टेम्परेचर को जो है यहाँ पर इंक्रीज करते हैं तो अब क्या होगा बताइए, ठीक है। अब क्या होगा, डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो होगा या नहीं होगा, वो हमें अब देखना है। जब हम यहाँ बेटा यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमें पता है कि इस प्रोसेस में जो है वो एनर्जी जो अब्सॉर्ब हो जा रही है, जितना भी वाटर से एनर्जी जो है ये अब्सॉर्ब कर ले रहा है टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो क्या करेगा, एनर्जी अब्सॉर्ब कर देगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल सोर्स से जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स से हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। जो एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड हुई है यहाँ पर, जो एक्सटर्नल हीट एनर्जी यहाँ पर प्रोवाइड हुई है वो क्या हो जाएगी, इट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर व्हाट, इट विल यूटिलाइज्ड टू फर्दर ब्रेक द बॉन्ड्स, ठीक है। जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज्यादा इसको एनर्जी मिलेगी टू ब्रेक दिस बॉन्ड्स फर्दर, अच्छे से इन ब्रेन बॉन्ड्स को जो ब्रेक करने के लिए जो है उसको एनर्जी मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम देखा जाए तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर तो यहाँ पर अगर देखने की बात हो जाएगी, सो हीट एनर्जी will be absorbed to break the bonds further, ठीक है। फर्दर बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एक्सटर्नल एनर्जी है बेटा हमारी वो रिलीज हो जाएगी, एंड ये क्या करेगा, हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन को प्रोसीड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, अगर हम सोल्यूट प्लस सोलवेंट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनके बीच में हमें पता है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा एंड दैट इज दे विल फॉर्म सॉल्यूशन। और एक किस प्रोसेस से प्रोसीड हो रहा है, दिस इज प्रोसीडिंग बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। सो एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात की जाए तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। सो डेल्टा एच यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हियर विल बी पॉजिटिव, डेल्टा एच जो हमें यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करें, इसमें फर्दर एनर्जी जो है वो दे रहे हैं, फर्दर एनर्जी जो है यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी जो है, फर्दर एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, वो यूटिलाइज हो जाएगी टू ब्रेक द बॉन्ड्स फर्दर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो जाएगा, हमारा जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। बेसिकली ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल कहते हैं, लेकिन देसी भाषा में गए तो दैट इज ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो क्या होगा, इट विल फेवर द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट विल फेवर forward reaction, according to what, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है हमारा रिएक्शन जाएगा। जब हमारा रिएक्शन जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, हमारा सोल्यूबिलिटी जो है वो बेटा क्या हो जाएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो हमारा सोल्यूशन की जो है फॉर्मेशन हो रही है, तो क्या होगा, अकॉर्डिंगली सोल्यूबिलिटी जो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज को आपको क्या करना, ध्यान से समझना है। इसको डब्बे में बंद करना है तो डब्बे में बंद कर दीजिए, जिस मर्जी में बंद करना है, सॉरी, उस चीज में से आप जो है वो बंद कर लीजिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट। जब टेम्परेचर हमारा जो है रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक होगा, और हम क्या कर रहे हैं उसमें फर्दर हम क्या कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो क्या होगा,
हीट एनर्जी जो है अब्सॉर्ब हो जाएगी टू ब्रेक द फोन फर्दर। तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है प्रोसीड करने की कोशिश करेगा। और जब हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा तो क्या हो जाएगा, हमारे डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो फेवर होगा। तो सोल्युबिलिटी जो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ आ गई होंगी। सिमिलरली हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस का भी कंसिडर कर सकते हैं। तो कुछ सॉल्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम कार्बोनेट, Na2CO3 वाटर। तो इस तरीके से जो हमारे बेटा सॉल्ट्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये जब इनको हम वाटर में डिसोल्व करते हैं, कि डिसोल्यूशन प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। और जब यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी तो क्या हो जाएगा, फिर उसका टेम्परेचर पे कैसा इफेक्ट होगा वो देखना हमें पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, दे dissolves with release of energy, रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, जो भी हमारा सॉल्यूशन जो बीकर होगी क्या हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी, मींस हीट एनर्जी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो वो चीजें हमें देखनी है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिमिलरली हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को जो इंक्रीज करेंगे। सिमिलरली हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो अब जो है वो रिएक्शन में क्या हमें देखने को मिलेगा, उस चीज को हम देखते हैं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, सोल्यूट प्लस सोलवेंट, इस तरीके से हम जो है वो इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, एंड दिस इज सॉल्यूशन। और इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा बेटा, देयर विल बी डेल्टा एच, क्या हो जाएगा, डेल्टा एच हियर विल बी नेगेटिव, बिकॉज एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रिलीज ऑफ एनर्जी है। तो इस प्रोसेस में देखिए बेटा, ऑलरेडी जो है यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्दर टेम्परेचर जो है वो, देखिए यहाँ क्या लिखा है, टेम्परेचर जो है बेटा हम फर्दर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखिए एनर्जी, हमारे जो रिएक्शन मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन मींस जो प्रोडक्ट्स है वहां पर ऑलरेडी एनर्जी रिलीज हो रही है, और हम टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक एनर्जी का इम्बैलेंस हो जाएगा। एनर्जी का बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। और हमें पता है ये इक्वेशन जो सोल्यूशन है हमारा इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, दिस सोल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम। और हमें पता है इक्विलिब्रियम में जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो उन चेंजेस को इक्विलिब्रियम क्या करता है, अंडू करने की जो है वो कोशिश करता है, ताकि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो दोबारा से अचीव हो सके। तो यहाँ पर जो है अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर या एनर्जी की टर्म्स में जो यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आ गई है। जो हमारा सोल्यूशन साइड है, दैट इज जो हमारा प्रोडक्ट साइड है, वहां पर क्या हो गया बेटा, टेम्परेचर या एनर्जी बहुत ज्यादा जो है वो रिलीज हो गई है, बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आप क्या करेगा, इक्विलिब्रियम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन हमारा क्या रहेगा बेटा, एंडोथर्मिक। तो बैकवर्ड डायरेक्शन जाने की कोशिश करेगा। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाएगा तो हमें पता है बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है बेटा, डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो नहीं हो रहा है, वहां पर क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो है यहाँ पर प्रोसीड कर रहा है। तो ठीक है, इस चीज को आपको समझना है। तो इंक्रीज टेम्परेचर विल फेवर, तो इंक्रीज टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज टेम्परेचर विल फेवर बैकवर्ड reaction according to ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ये क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन को जो है फेवर करने की कोशिश करेगा। तो अकॉर्डिंगली हमारी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, सोल्युबिलिटी जो है अकॉर्डिंगली हमारी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में इंक्रीज हो जाएगी। एंड इफ यू टॉक अबाउट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डिक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज को भी जो है वो डब्बा बंद जो है वो कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से, और चीजों को अच्छे से जो है वो याद करने की जो है वो कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको चीजें मैंने बहुत अच्छे से चीजें समझा दी है, और आई थिंक आपको चीजें अच्छे से जो है वो समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो ये थी बातें किसकी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द सोल्युबिलिटी। अब हमने क्या डिस्कस किया, दोनों केसेस की अगर बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी हमने इंक्रीज इन टेम्परेचर डिस्कस किया, यहाँ पर भी क्या किया, इंक्रीज इन टेम्परेचर डिस्कस किया दोनों रिएक्शंस में।
इन केस एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए डिक्रीजिंग टेम्परेचर में क्या होगा, तब आप क्या करोगे? ठीक है, तब आप क्या करोगे? वो तो बुक में नहीं दिया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात की जाए, जब इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या कर रहा है, सोलिबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर क्या करेगा, सोलिबिलिटी डिक्रीज करेगा। सिमिलरली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की बात करें, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जब इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या कर रहा है, सोलिबिलिटी हमारी जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर क्या करेगा, सोलिबिलिटी जो हमारी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या करते हैं, टेबल की फॉर्म में समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो सोलिबिलिटी क्या होगी बेटा हमारी, सोलिबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज किया, सोलिबिलिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ हीट इम्बैलेंस। सिमिलरली अगर हमने एक्टोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो सोलिबिलिटी भी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज किया, तो सोलिबिलिटी अकॉर्डिंगली हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी मैंने आउट ऑफ द बॉक्स आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप खुद भी जो है चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो, खुद भी थोड़ा सा आगे जा सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें थी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द सोल्युबिलिटी। तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और इंक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजिंग टेम्परेचर दोनों केसेस जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो लास्ट इज अवर प्रेशर। प्रेशर पे सोल्युबिलिटी बेटा कैसे डिपेंड करती है, अब वो ही हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। अगर प्रेशर की बेटा बात की जाए, तो हमें पता है देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। सॉलिड्स और लिक्विड जो है हमारे, दीज आर independent of pressure because these are incompressible। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, तो हम कौन से सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। हम यहाँ पर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, मींस हमारा जो सोल्यूट है दैट इज सॉलिड, फॉर एग्जांपल NaCl, एंड हमारा लिक्विड जो है सोलवेंट क्या है, वो लिक्विड है दैट इज वाटर। तो सॉलिड की बात की जाए, तो सॉलिड इज आल्सो इनकम्प्रेसिबल। प्रेशर की, लिक्विड की बात की जाए, तो लिक्विड इज आल्सो इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, दीज आर इनकम्प्रेसिबल। जब ये इनकम्प्रेसिबल है, इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर हैज इंक्रीज और डिक्रीज, प्रेशर हैज नो इफेक्ट। इस केस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज प्रेशर होने की वजह से क्या हो जाएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा सोल्यूबिलिटी पर। सोल्यूबिलिटी जो है बेटा वो एज इट इज रहेगी, चाहे प्रेशर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें या जैसा मर्जी रखें, बिकॉज सॉलिड और लिक्विड दोनों क्या है बेटा, दिस बोथ स्टेट्स आर independent of pressure because these are incompressible in nature. So this was all about that pressure is has no effect on the solid liquid solution। ठीक है, तो solubility पे ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। So this was all about in this lecture। इस लेक्चर में हमने क्या किया, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोल्युबिलिटी पढ़े, जिसमें हमने नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट किया, टेम्परेचर किया, और लास्ट में हमने प्रेशर के बारे में डिस्कस किया। तो मैंने चीजें आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल और इलेबोरेट फॉर्म में जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको चीजें जो है इजीली और क्रिस्टल क्लियर जो है वो समझ आई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए आई एम एजुकेशन के साथ। थैंक यू।